हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम सर पे है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को क्विक रिवीजन कैसे कर सके ताकि सारा कंसेप्ट भी आ जाए और कम टाइम में हम अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? होमोजेनियस मिक्सर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सर है जिसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट होता है। अब बात आता है एक होमोजेनियस क्या होता है। होमोजेनियस किसे बोलते हैं? होमोजेनियस बोलते हैं जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट पूरा सॉल्यूशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। कहने का मतलब एक गिलास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें सॉल्ट को ऐड करके पूरा अच्छी तरीके से मिला दीजिए, तो देखिए पूरा सॉल्ट उसमें मिल गया, यानी होमोजेनियस है। लेकिन वही एक गिलास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें आप क्या कीजिए? मिट्टी को डिजोल्व कीजिए, तो अब क्या होगा? कुछ मिट्टी उसमें डिजोल्व हो जाएगा, कुछ जाके नीचे बैठ जाएगा ना, तो ये क्या हुआ? हेट्रोजीनियस। तो हम सॉल्यूशन किसे बोल रहे हैं? होमोजेनियस मिक्सचर को जिसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट होगा। इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। किसे बोलते हैं? पहले आते हैं सॉल्यूशन होता है क्या? देखिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं? जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मान लीजिए हम शरबत बना रहे हैं, तो वाटर लिए, उसमें हम क्या किए? शुगर को ऐड कर दिए। जब शुगर को ऐड किए तो वाटर मेरा क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। शुगर मेरा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। यानी जो लेस अमाउंट में होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और दोनों मिलके मेरा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो जब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और यहां पे मेनली हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल समझिए, आप शरबत बनाते हैं, वाटर लिए, शुगर ऐड किए, मन किया तो उसमें क्या किए? नींबू पानी ऐड कर दिए, नींबू ऐड किए ना, तो अब क्या हो गया? एक सॉल्वेंट वाटर और दो मेरा सॉल्यूट हो गया, तो टोटल कंपोनेंट कितना हुआ? 3। तो इसको क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो छोटा सा कंसेप्ट यहां पे देखते हैं जो आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सॉल्यूट आप किसे बोलते हैं? लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इन दोनों के मिक्सर को आप क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन हमेशा नहीं। आप जब नीट वगैरह क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पे फंस जाइएगा। देखिए, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 684 ग्राम शुगर डिजोल्व किया गया 100 ग्राम वाटर में। आपसे आप पूछ रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। आप तो देखिएगा 684 ग्राम ज्यादा है, कौन? मास, शुगर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट होगा। 90 ग्राम वाटर कम है तो मेरा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में अमाउंट का मतलब मोल्स होता है। आप देखते हैं मोलारिटी भी मोल्स पे निकालते हैं, मोलालिटी भी मोल्स पे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन भी मोल्स पे निकालते हैं। तो यहां पे बात किस पे होगा? केमिस्ट्री में मोल्स पे होगा। यानी जिसका ज्यादा मोल होगा मेरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और कम मोल वाले क्या होगा? सॉल्यूट होगा। देखिए, शुगर का मोलिकुलर मास कितना होता है? गिवन मास कितना है? हम लोग मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो अगर हम शुगर का बात करें तो 684, और मोलिकुलर मास कितना होता है? 342 ग्राम। अब देखिए, डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 2 आ गया। दैट मीन्स सॉल्यूट का कितना मोल है? शुगर का ये 2 मोल होगा। अब वाटर देखिए कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। अब डिवाइड कीजिए, कितना आया? 5 आया। तो ये ज्यादा हुआ ना, जो ज्यादा मोल होगा वो मेरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जो कम मोल होगा मेरा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो अब से मास पे बात नहीं कीजिएगा, मोल पे बात कीजिएगा। आइए इसी चीज को यहां पे लिखें, जो कम मोल होगा सॉल्यूट होगा, ज्यादा मोल होगा मेरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और इन दोनों का मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए, ये आपका दिया हुआ है बुक में, सॉल्यूशन का टाइप दिया हुआ है। लेकिन यहां पे जो है मेनली हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे इस चैप्टर में। किसका? किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन का। आगे देखेंगे कैसे, कहां पे ये डिस्कस होगा। आइए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस बात को थोड़ा सा समझिए। आप मान लीजिए एक बीकर में 500 ml वाटर लीजिए और 50 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे हीट कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद शुगर ऐड कीजिए, शुगर ऐड करते चला जाइए। एक ऐसा टाइम आएगा कि उसमें और ज्यादा शुगर डिजोल्व नहीं होगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में जब और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, 52 ले जाइए 70 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा और शुगर उसमें डिजोल्व होगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व हो सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं?
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसी फिक्स टेम्परेचर पे और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजोल्व नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है। तो ये था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब आइए कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन होता क्या है, इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन सॉल्यूट का फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। एग्जांपल समझिए, 1 लीटर वाटर 1 लीटर वाटर दोनों में है, यहां पे 50 ग्राम शुगर को हम डिजोल्व कर रहे हैं और यहां पे 100 ग्राम शुगर को डिजोल्व किए। देखिए दोनों का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन यहाँ 50 ग्राम शुगर है, यहाँ पे 100 ग्राम शुगर है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये वेसल ए है और ये बी है तो हम बोल सकते हैं क्या कि कंसंट्रेशन बी का ज्यादा है इन कंपेयर टू कंसंट्रेशन किससे, ए से। तो ये एक्चुअल में क्या मेजर करता है कंसंट्रेशन, सॉल्यूट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब हम डिजोल्व करते हैं तो कितना सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब आइए कंसंट्रेशन का डिफरेंट होता है मेथड, मास बाय मास, W बाय W, V बाय V, है ना, W बाय V। देखिए जब IUPAC नहीं आया था तो पहले इस स्टेप से रिप्रेजेंट किया जाता था, मास बाय मास, V बाय V, है ना। लेकिन IUPAC आया तब क्या क्या आ गया, मोलारिटी आ गया, मोलालिटी आ गया, मोल फ्रैक्शन वगैरह आ गया। लेकिन इन सबको भी स्टडी करेंगे, मेरे बुक में दिया हुआ है। तो चलिए मास परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या, देखिए W बाय W इसका मीनिंग क्या है, यहां पे द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए W बाय W, नीचे का जो ये W है ना, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर वाला किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को, और न्यूमरेटर में जिसे हम लोगों को निकालना होगा, मेनली सॉल्यूट का निकालते हैं तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब जरूरी नहीं सॉल्यूट, सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन नीचे फिक्स है, हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करेंगे यहां पे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मेरा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। नीचे याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंटेज है तो ये क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। समझ पा रहे हैं, इसी टाइप से V बाय V भी निकालेंगे। अब समझिए यहां पे एक छोटा सा मीनिंग देखते हैं। देखिए 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, क्या बोल रहा है, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या तो फिर बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम क्या, वाटर, क्योंकि परसेंटेज टोटल क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो वाटर बोलेंगे तो 90 ग्राम, सॉल्यूशन बोलेंगे तो 100 ग्राम। तो वही इसी चीज को लिखा हुआ है, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसी टाइप का कंसेप्ट किसका है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, जिसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमको V बाय V निकालने के लिए बोल दिया किसका, सॉल्यूट का। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रखेंगे। सॉल्वेंट का बोलेगा तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, फिर से यहां पे देखिए 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या बोल रहा है, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम, यहां पे छूट गया, इन वाटर, यहां पे क्या होगा, बाय वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अब उसे समझिए। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि 10 ml, अब वॉल्यूम का बात कर रहा है ना, तो ग्राम में नहीं बात करेंगे, इसमें बात करेंगे, वॉल्यूम में बात करेंगे। तो 10 ml क्या, इथेनॉल डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, या फिर बोलेंगे क्या, 10 ml इथेनॉल डिजोल्व इन 90 ml वाटर। देखिए उसी बात को लिखा हुआ है, 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, 100 होगा। तो हमेशा 100 आएगा, क्यों, क्योंकि ये किसका बात कर रहा है, परसेंटेज का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, परसेंटेज का। अब आइए पार्ट्स पर मिलियन, देखिए ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है। आप अपना 10th दे के 12 में आए, आप अपना परसेंटेज कैसे निकाले मार्क्स का, जो आप ऑब्टेंड किए बाय टोटल इंटू का किए 100 किए। तो हर एक में अभी हम लोग जो कंसेप्ट यूज कर रहे थे वही तो कर रहे थे, जिसका निकालना है बाय टोटल इंटू 100। लेकिन पार्ट पर मिलियन में क्या होता है, यहां पे ये कहां पे यूज होता है, ये पहले आप समझ लीजिए। जैसे एयर में पॉल्यूशन,
तो क्या आपको एयर में पॉल्यूशन दिख रहा है? नहीं दिखता है ना। तो जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या? पार्ट पर मिलियन यूज करते हैं। और परसेंटेज में जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स पर कंपोनेंट जिसका निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। लेकिन सिर्फ डिफरेंट कहां पे आएगा? यहां पे हो जाएगा 10⁶। समझ पा रहे? तो इस टाइप से पार्ट पर मिलियन जस्ट लाइक परसेंटेज के जैसा ही निकलेगा, जैसे V/V आप निकाल रहे थे उसी टाइप से निकलेगा। लेकिन सिर्फ यहां पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मिलियन है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10⁶ से। आइए मोल फ्रैक्शन। एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोल बाय नंबर ऑफ टोटल मोल। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल को एबव में रखेंगे, बाय नीचे क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल। तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी जिसका निकालना है, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। चलिए मान लेते हैं एक सॉल्यूशन मेरा है जिसमें सॉल्यूट A है और सॉल्वेंट क्या है? B है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लिए Na, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लिए Nb। तो अगर हम लोगों को मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, किसका निकालना है? A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को हम लोग एबव में रखेंगे, बाय क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb। अगर 3 होता यहां पे, और एक और होता C भी होता, तो यहां पे क्या लिखें? नंबर ऑफ मोल ऑफ Cb लिखते। नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल लिखेंगे। अब आइए मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन भी कुछ नहीं है, जस्ट लाइक मोल है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल फ्रैक्शन को एबव में रखिए, बाय जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल को एबव में रखिए, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। कुछ बातें मोल फ्रैक्शन पे समझिए। अगर यूनिट का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? यूनिट का। तो समझिए एबव भी मोल, बिलो भी मोल, तो मोल मोल कट जाएगा। दैट मींस ये क्या होता है? इसका यूनिट कुछ नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। अब समझिए ये फ्रैक्शन ही तो है। क्या है? फ्रैक्शन है। तो नंबर ऑफ मोल का वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं वैल्यू लाइज बिटवीन कहां से कहां तक? 0 to 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। यानी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। और किसी इंडिविजुअल का, एक का आप अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, और टोटल मोल फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो ये कुछ मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको याद रखना चाहिए। ये यूनिट लेस होता है, इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करता है, और टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। मोलारिटी नाम से देखिए, आप नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। मोलारिटी कुछ नहीं है। समझिए क्या होता है। मोलारिटी हम किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अरे भाई कोई भी कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो मोलारिटी तो नंबर ऑफ मोल को डिजोल्व तो करेंगे ना। अभी हमको क्या बताएं कि यहाँ पे अमाउंट का बात नहीं होता है कि 2 ग्राम डिजोल्व कर दिए, 100 ग्राम डिजोल्व कर दिया। किस पे बात होता है? मोल पे बात होता है। किस पे बात होता है? मोल पे। तो 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है, वही तो होता है मेरा मोलारिटी, है ना। तो क्या होता है समझिए इस बात को। देखिए मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व है मोल, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। वहीं से फार्मूला बन के निकल के आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन याद रखिएगा जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीजिएगा हमेशा किस में लीजिएगा? लीटर में। किसमें? लीटर में। अगर मिलीलीटर में होगा तो उसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा। और मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ बातें यहां पे देख लेते हैं मोलारिटी का। अगर हम यूनिट का बात करें, किसका? यूनिट का, तो कभी कभी तो सिर्फ कैपिटल M लिखा मिलेगा, या फिर मिलागे क्या मिलेगा? ऊपर मेरे पास क्या है? मोल्स है, नीचे क्या है? वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर, ये हो गया। अब जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इस टाइप से दिया रहेगा 2 कैपिटल M HCl। इसका मीनिंग क्या है? कैपिटल M किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलारिटी को। 2 कैपिटल M HCl, इसका मीनिंग क्या होगा? 2 मोल HCl डिसॉल्व है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन है। ये सिंपल सा मीनिंग होता है इसका। तो 2 कैपिटल M HCl का मीनिंग क्या हुआ? 2 मोल ऑफ HCl डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है।
अब कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या बोले? जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम आ गया हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो मोलैरिटी में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, डिनोमिनेटर में होता है ना। तो याद रखिएगा मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आइए, मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी फिर से भाई नाम सुन के कंफ्यूज कुछ नहीं है। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलारिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन था, और यहां क्या है? 1 kg सॉल्वेंट है। समझ पा रहे हैं? वहां सॉल्यूशन होगा, यहां पे क्या होगा? 1 kg सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। क्या होता है फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम इसका यूनिट का बात करें, किसका? मोलालिटी का यूनिट अगर हम इसका देखें तो बताइए यूनिट क्या होगा? ऊपर आपके पास क्या है? यहां पे मोल्स है तो मोल है ये, नीचे क्या है? केजी है सॉल्वेंट में तो पर केजी होगा, है ना। या तो फिर सिंपल स्मॉल एम लिखा रहेगा। तो अब आपसे पूछेगा टू स्मॉल एम HCl का मीनिंग क्या हुआ? तो स्मॉल एम किसे रिप्रेजेंट करता है? मोलालिटी को। मोलालिटी किस पे डिफाइंड है? सॉल्वेंट पे डिफाइंड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 मोल HCl डिजॉल्व किस में है मेरा? ये 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो स्लो करके देख लीजिए। मेरा मकसद है सारा कंसेप्ट पूरा एक कम से कम टाइम में आपको पूरा कंसेप्ट सॉल्यूशन का दे दें। तो चलिए अब यहां सारा कंसंट्रेशन टर्म हो गया, आप कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है। 30 ग्राम यूरिया है। क्या है? 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी। क्या बोला है? निकालने मोलालिटी बोला है ऑफ द सॉल्यूशन। समझिए 30 ग्राम यूरिया है, डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अब यहां पे बताइए यूरिया मेरा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या हुआ? 100 ग्राम। अब बताइए सॉल्यूशन में सॉल्यूट को सेपरेट कर देंगे क्या निकलेगा? सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हमको मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का मेरा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी हमको क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। दैट मीन्स यहां पे सॉल्वेंट 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70 ग्राम। कितना ये हो गया? 70 ग्राम हो गया। अब हमको चाहिए मोलालिटी। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। दैट मींस हमको सॉल्यूट का क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो मोल्स क्या होता है? गिवन मास। तो गिवन मास कितना है? 30 ग्राम बाय मोलिक्यूलर मास। तो याद कीजिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 CO NH2 NH2CO NH2, और इसका मोलिक्यूलर मास आता है 60। क्या आता है? 60। ये 2 टाइम्स में कट गया, यानी कितना आया? 1/2 मोल। कितना है? 1/2 मोल। चलिए अब मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया? 1/2 मोल बाय सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है? 70। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे? 1000 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। किससे? 1000 से। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1000 बाय क्या? 70। चलिए ये कट गया, 2 से ये 50 है ना। तो क्या आ गया? 50/7, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 7 पॉइंट समथिंग आएगा। मोलालिटी है तो यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। स्टेप से हम लोग निकालते हैं। तो कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, सिंपल सा फंडा। मोलालिटी पर सॉल्वेंट में निकालते हैं और मोलारिटी किस में निकालते हैं? सॉल्यूशन में निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्या है? 30 ग्राम डिजॉल्व इन, देखिए यहां पे समझिए 30 ग्राम ग्लूकोज है, डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, फाइंड W/V। अब समझिए परसेंटेज W/V, W किसे रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट को। V किसे रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन को। यानी हमको क्या निकालना है? परसेंटेज किसका? सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन निकालना, W/V। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम दिया हुआ है। अब हमको W/V निकालना है। अब यहां पे समझिए सॉल्यूट का मास कितना है? 30 ग्राम। किसमें डिजॉल्व है? 90 ग्राम वाटर है। यहां पे वाटर है, सॉल्यूशन नहीं दिया, वाटर दिया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 + 30 कितना हो गया? 120 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। अब क्योंकि हमको यहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन डेंसिटी तो दिया हुआ है। सॉल्यूशन का मास तो हम निकाल चुके हैं, तो डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहां से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे।
तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। आइए, मास कितना है 120 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम। 1.2, इस पॉइंट को हटाते नीचे, ऊपर क्या होगा मेरा 10 होगा, ये कट गया कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो कितना आ गया 100 ml आ गया मेरा वॉल्यूम। चलिए अब निकालते हैं परसेंटेज W बाय V। परसेंटेज W बाय V का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे V है तो वॉल्यूम लेंगे किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, तो ये 30 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला 100, तो 100 हो गया। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, है ना। चलिए ये कट गया तो कितना आ गया 30% W बाय V आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है, इजी में बनता है, थोड़ा आसानी से सॉल्व कीजिएगा समझ के। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी समझिए, किसी फिक्स्ड अमाउंट सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं उसी को हम प्रोसेस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ फिक्स्ड अमाउंट क्या, सॉल्वेंट में और फिक्स टेम्परेचर पे। आइए देखिए, solubility of substance is its maximum amount that can be dissolved in specific amount of solvent, यानी solvent फिक्स कर दिया at a specific temperature, एक फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब यहां पे समझिए, अभी हमको बताए थे ना कि अभी हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूट मेरा गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। गैस को जब हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे सॉल्यूशन बनेगा, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। यहीं पे आता है हेनरीज लॉ, जब एक गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, जब एक लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, यहां पे आएगा मेरा क्या, राल्स लॉ। और जब एक सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो यहीं पे मेरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देख रहे हैं, जब एक गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो यहां पे प्रेशर का इफेक्ट होगा। किसका इफेक्ट होगा, प्रेशर के अंदर पढ़ेंगे लोग, किसका, प्रेशर का इफेक्ट होगा, और हेनरी लॉ पढ़ेंगे। लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो राल्स लॉ पढ़ेंगे, सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड अभी बताए क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। क्या होता है हेनरीज लॉ, थोड़ा सा समझिए। अगर डेफिनेशन देख लें, इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। समझिए, ये गैसेस पार्टिकल है, ये मेरा सॉल्वेंट, मान लेते लिक्विड, वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैसेस पार्टिकल क्या होगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। समझ पा रहे, यानी एक एक गैस का जो पार्शियल, पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी का, यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, यानी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसमें कंफ्यूजन कहां पे आता है, समझिए, यहां पे हम लोग सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन से। किससे, मोल फ्रैक्शन से। यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कि ये मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी के बाद में मोल फ्रैक्शन कहां से आ गया। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन से। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, एक्स ए होगा। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते कुछ ना कुछ कांस्टेंट देते हैं तो पी इक्वल टू के एच एक्स हो गया। ठीक है, तो ये होता है मेरा क्या, हेनरीज लॉ। क्या होता है, हेनरीज लॉ। अब चलिए इस पे कुछ बात कर लेते हैं। यहां पे आता है कि आप यूनिट बताइए किसका, के एच का, यूनिट ऑफ के एच, यूनिट ऑफ के एच। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि मोल फ्रैक्शन का कुछ यूनिट नहीं होगा, तो जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, के एच का। तो यूनिट ऑफ के एच क्या होगा, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब होता क्या है, के एच जो है ना सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, यानी हर एक सॉल्वेंट का के एच का वैल्यू अलग अलग होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे के एच का वैल्यू भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अब यहां पे समझिए,
अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे हीट करें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो बताइए जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो गैसेस पार्टिकल इसमें ज़्यादा डिजोल्व होगा या कम डिजोल्व होगा, बताइए। गैसेस पार्टिकल ऑलरेडी डिजोल्व नहीं हो रहा है, प्रेशर लगा के उसे डिजोल्व कर रहे हैं, जो ही हीट देंगे गैसेस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होगा और ये क्या करेगा, एस्केप करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, एस्केप करना चाहेगा। तो हेनरीज लॉ का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है कि जो एक्वाटिक लाइफ होता है, यानी जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं, वो किस सीजन में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, समर में या फिर विंटर में। अब समर में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, गैस है ना कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेपर बन के बाहर चला जाएगा, बहुत ही कम जाएगा लेकिन जाएगा। विंटर में ठंडा रहेगा तो वहां पे क्या है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट तो नहीं होगा ना, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा डिजोल्व होगा वाटर में, कब, विंटर सीजन में। तो जो एक्वाटिक लाइफ होता है, समुद्र के जीव जंतु जो होते हैं, वो ज्यादा कंफर्ट कब फील करते हैं, विंटर सीजन में फील करते हैं। कब फील करते हैं, विंटर सीजन में फील करते हैं। तो ये एप्लीकेशन में कभी कभी पूछता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आइए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले बात समझिए, वेपर प्रेशर होता क्या है। किसी भी क्लोज कंटेनर लीजिए, आप हिट करना स्टार्ट, क्लोज कंटेनर यानी कंटेनर पूरा क्लोज है, हिट करना स्टार्ट किया, वेपर मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे धीरे जमा होगा। अब बाहर जाने का ऑप्शन तो नहीं है। आइए चलिए, इसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हिट करना स्टार्ट किए। क्या किए, हिट करना स्टार्ट किए। यहां पे मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बन के बाहर निकलेगा। चलिए, ये वेपर बना, क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है तो ये वेपर यहां पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। क्या होगा, जमा होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपस में मिलकर फिर से ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा और ये ऊपर उठना स्टार्ट करेगा। तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन का, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब यहां पे आता है राउल्स लॉ। समझिए क्या होता है राउल्स लॉ, इसे देखिए आप। It states that for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is derived by proportional to its mole fraction. क्या, mole fraction present in the solution। यानी अभी हम क्या देखें, यहां पे ध्यान दीजिए, हेनरीज लॉ में क्या देखें, जितना गैसेस पार्टिकल है उस पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, यानी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो वही चीज को राउल्स लॉ भी बोलता है, लेकिन राउल्स लॉ में यहां पे गैसेस पार्टिकल नहीं होता है, यहां पे क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, बस यही डिफरेंस है। तो यहां पे भी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन। लेकिन यहां पे मोल फ्रैक्शन किस स्टेट में है, लिक्विड में है। यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या चीज में है, गैसियस स्टेट में। यही दोनों में फर्क होता है, हेनरीज लॉ और किसमें, राउल्स लॉ। दोनों में सिंपल सा फंडा है, ये गैस पे डिफाइंड है और राउल्स लॉ किस पे डिफाइंड है, ये लिक्विड पे डिफाइंड है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट देते हैं, तो वहां पे हेनरीज लॉ में Ks देते हैं, यहां पे क्या देंगे, Pa नॉट XA देंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहां पे मेरा, अभी हम आपको बताएं, सॉल्यूट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को A से, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करें, A से। सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से। तो अगर हम टोटल प्रेशर का बात करें, क्योंकि यहां पे ऐसा हम लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, तभी तो राउल्स लॉ आया, क्योंकि लिक्विड फेज का बात होता है। यहां पे वोलाटाइल लिक्विड होता है। क्या होता है, वोलाटाइल। वोलाटाइल किसे बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होगा या फिर हल्का सा हीट करने पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर तो दोनों का बन रहा है ना, किसका बन रहा है, दोनों का बन रहा है। तो यहां पे टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे अगर हम PT का बात करें, तो अगर हम Pa को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, Pa को क्या लिखेंगे, ये मेरा क्या होगा, Pa होगा। Pa को लिखेंगे Pa नॉट XA प्लस Pb को क्या लिखेंगे, Pb नॉट XB। और ये आपका ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझिए, यहां 1 2 से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसे 1 मान ले रहे हैं, किसे, सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट को क्या मान ले रहे, 2 मान रहे। यहां पे ध्यान दीजिए, x2 इक्वल टू 0, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या किया, 0। तो x2 यानी x भी 0 कर देंगे तो ये सारा टर्म मेरा 0 हो गया। तो PT किसके इक्वल हुआ, Pa नॉट XA। और यहां x1 का वैल्यू कितना, 1, तो यहां XA का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो PT किसके इक्वल हो जाएगा, Pa नॉट का। वही यहां पे लिखा हुआ है Pa नॉट।
सेम चीज यहां पे रिपीट किया हुआ है और इस दोनों पॉइंट को मिलाया तो P टोटल निकला P1 प्लस P2। समझ पा रहे हैं? जो इस लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पे बहुत ही डिफरेंस आएगा, आप थोड़ा सा समझिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। याद कीजिए, आप तो स्टेट ऑफ मैटर अब तो हटाए, लेकिन आप तो पढ़े हैं क्लास 11th में क्या था स्टेट ऑफ मैटर? आइडियल गैस कौन था? जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता था, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी को जो फॉलो किया आइडियल गैस, जो फॉलो नहीं किया नॉन आइडियल गैस। सेम फंडा यहां पे भी है, जो राउल्स लॉ को फॉलो किया आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं? देखिए कंपेयर कीजिए, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो आ जाइए, आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? जो राउल्स लॉ को फॉलो किया आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस आइए यहां पे समझिए, राउल्स लॉ में क्या होता है इसे देखिए, क्या होता है राउल्स लॉ में समझिए। मानते सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट मेरा क्या है? बी है, ठीक है। तो सॉल्यूट में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सॉल्वेंट मेरा बी है तो सॉल्वेंट में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाएं तो जब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में जितना था, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में उतना ही होगा, तब वो क्या होगा? डेल भी यहां पे क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो इस केस में यहां पे राल्स लॉ के केस में क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन वॉल्यूम मेरा क्या होगा? इक्वल होगा, यानी डेल भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट में था, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में था, अगर दोनों को मिला दिए उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी है, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल भी इक्वल टू जीरो। और जब अट्रैक्शन नहीं हुआ ना ही रिपल्सन हुआ, तो यहां पे क्या होगा? इंथैल्पी यानी डेल एच भी क्या होगा? जीरो होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे हैं? तो ये क्यों, किस केस का केस है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। आइए, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर कर रहा है, तो या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा? कम होगा। या ज्यादा होगा या फिर क्या होगा? कम होगा। फिर से समझिए इस बात को, यहां पे देखिए, कब पॉजिटिव डेविएशन होगा, कब निगेटिव डेविएशन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो फोर्स सॉल्यूट के बीच में है और जो फोर्स सॉल्वेंट के बीच में है, इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में ज्यादा हो गया, ए और बी के बीच में ज्यादा हो गया, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? क्लोज आएगा। मॉलिक्यूल क्लोज आएगा तो उसको हम हीट करेंगे तो वेपर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हुआ? क्लोज आ गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हीट करेंगे तो वेपर क्या होगा? कम बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होता है? मेरा निगेटिव डेविएशन होता है। क्या होता है? निगेटिव डेविएशन। आइए, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए, पॉजिटिव डेविएशन में समझ में आ जाएगा। सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर इन दोनों को मिला के हम जो सॉल्यूशन बनाए, वो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ए और बी के बीच में, यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में था, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच में था, दोनों को मिलाने के बाद उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ए और बी क्या होगा? रिपेल होगा, थोड़ा दूर जाएगा। दैट मींस हिट करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा दैट मींस क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो यही आपका यहां पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। ये आपका क्या है? नेगेटिव डेविएशन। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है एग्जांपल कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दीजिए। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखिए, इथेनॉल एंड एसीटोन किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव डेविएशन का। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किसका एग्जांपल है? नेगेटिव डेविएशन का। तो चलिए, ये मेरा खत्म हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? हम लोग क्या कर रहे हैं? राल्स लॉ में क्या देखें? लिक्विड में मिला रहे हैं। तो एक ऐसा मिक्सर जिसको जब सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दोनों मिलकर क्या बना? सॉल्यूशन बना। एक ऐसा सॉल्यूशन जब हम जिसे बॉयल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, सॉल्वेंट का अलग होगा, दोनों मिलकर अगर फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे है ना, फिक्स टेम्परेचर पे अगर बॉयल होने लगता है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसा में इस केस में क्या होता है? जितना कंपोजिशन गैसियस फेज में होगा उतने ही कंपोजिशन किस में होता है? लिक्विड फेज में होता है। तो यही आपका होता है एजियोट्रॉप्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पे भी बहुत फेमस है, आपके एग्जांपल पूछ देता है एजियोट्रॉप्स का, तो याद रखिएगा क्या?
95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, एक एग्जांपल है किसका, एजियोट्रॉप्स का। और सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास, जो एक एजियोट्रॉप 6 बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होता है कितना, 393.5 केल्विन। ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल आपका नीट एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा चुका है। तो इस टाइप से एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम लोग देख चुके हैं गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व किया क्या पढ़े, हेनरीज लॉ। लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व किया क्या पढ़े, रॉल्स लॉ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा, जब हम किसी चीज को हिट करते हैं तो क्या सॉलिड वेपर बनता है, नहीं बनता है, सॉलिड का वेपर नहीं बनेगा। आइए यहां पे देखिए, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है। अगर हम यहां पे इसे हिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर बनेगा और बहुत बनेगा वेपर प्रेशर। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसे हम बोल रहे हैं पीबी नोट। अब यहां पे मेरा क्या है, सॉल्यूट के जगह पे अब मेरा आ गया सॉल्वेंट भी, पीए। ये मेरा क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट है। अब समझिए, लेकिन सॉल्यूट क्या है, गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। तो जितना वेपर प्रेशर यहां पे बनता था, अब वेपर प्रेशर देखिए कम बनेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, सॉलिड पार्टिकल आ गया। क्या आया, सॉलिड पार्टिकल। तो अगर प्योर कंपोनेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है। ये पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस पे प्रॉपर्टी पे है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। जब सॉलिड कंपोनेंट लगा दिए तो देखिए सरफेस एरिया यहां पे घट गया ना, तो यहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घटेगा। तो यहां पे अब हम निकालते हैं डेल पी। क्या निकालते हैं, डेल पी, चेंज इन वेपर प्रेशर। क्या होगा चेंज इन वेपर प्रेशर, ज्यादा कौन बनेगा, प्योर का, तो पी बी नॉट माइनस सॉल्यूशन में जो बन रहा है पीबी, या यहां पे भी किसका सिर्फ बनेगा, पीबी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पीवी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर सॉल्वेंट। फिर से ध्यान दीजिए, पीबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पीबी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही है लेकिन प्योर में है। तो अब यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो डेल पी क्या हुआ, पीबी नॉट माइनस पीबी। तो यहां से अब ध्यान दीजिए, ये जो चेंज आएगा वेपर प्रेशर में, जितना ज्यादा सॉलिड को ऐड कर देंगे उतना कम वेपर प्रेशर बनेगा, यानी उतना ज्यादा चेंज आएगा। यानी चेंज इन वेपर प्रेशर मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, किस पे, मतलब सॉल्यूट के सॉलिड पार्टिकल पे। समझ पा रहे हैं, यानी अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। तो डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे हटाएंगे तो डेल पी इक्वल टू क्या होगा, पी बी नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स ए। ये होता है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम लोग बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए इस बात को समझ पा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सॉलिड को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब सिंबल में डिफरेंट मत कीजिएगा, सॉलिड को ए से, सॉल्वेंट को बी से। तो यहां पे क्या होगा, सॉलिड ना ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ना, तो इसलिए क्या लिखे हैं, एक्स ए लिखे हैं। तो ये था मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब आते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लिक्विड सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, लिक्विड सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। 1 लीटर वाटर लीजिए, अब 20 मोल एक में क्या ऐड कर दीजिए, आप शुगर को ऐड कीजिए, और दूसरे में आप 20 मोल क्या ऐड कीजिए, सॉल्ट को ऐड कीजिए। तो दोनों का नेचर देखिए अलग है, टेस्ट अलग होगा ना, तो नेचर अलग हुआ, लेकिन दोनों का वॉल्यूम फिक्स है और 20 मोल यानी दोनों में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल है, दैट मीन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, इक्वल होगा। तो समझ पा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिक्विड का प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आइए लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर तो यहां पे हम देख चुके ना, इसी को यहां पे आप देखते हैं, क्या है, ध्यान दीजिए, डेल पी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए। पी बी नॉट को इस डायरेक्शन में ले आइए तो क्या हो गया, या डेल पी बाई पी बी नॉट इक्वल टू
XA, यही कहलाता है क्या, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो याद रखिएगा डेल P बाई PB नॉट रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर और ओनली डेल P लवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लवरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। समझ पा रहे हैं? चलिए XA को हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन है, क्या लिख सकते हैं, Na बाई Na प्लस NB, ये लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पे सॉल्यूट बहुत कम में होता है, तो Na सॉल्यूट क्या है, बहुत ही कम होता है इन कंपेयर टू क्या, सॉल्वेंट, इसलिए इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और क्या, NB। तब यहां से क्या फॉर्मूला आया, डेल P बाई PB नॉट इक्वल टू, यहां पे Na को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, Na बाई NB, Na बाई NB। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो Na मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, तो चलिए गिवन मास सॉल्यूट का WA मान रहे, मोलिकुलर मास Ma का बाई, अब नीचे क्या है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास WB बाई सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास MB। तो अब यहां पे देखिए डेल P बाई PB नॉट इक्वल टू, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, WA बाई MA इंटू MB, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, WB। तो यहां से हम एक सॉल्यूट के मोलिकुलर मास को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये समझने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट समझना होगा। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं समझिए, आप एग्जांपल से समझते हैं। आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, आपको हम खड़ा होने को लिए, आप स्टैंड अप खड़ा हो गए। अब आप खड़ा होना चाह रहे हैं, लेकिन आप जितना फोर्स से उठना चाह रहे हो उससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगा देंगे आपके ऊपर, तो आप खड़ा हो पाइएगा, नहीं हो पाइएगा। वही रीजन लिक्विड केस में होता है, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हर एक जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो लिक्विड पे भी क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब समझिए, अगर हम इसे हिट करना स्टार्ट किए, क्या करना स्टार्ट किए, हिट करना स्टार्ट किए, तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है, इसे हिट कर रहे हैं, तो लिक्विड के यहां पे मॉलिक्यूल में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा और वो भी ऊपर जाना चाहेगा। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, हिट किए, वेपर बना, वेपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल कर देगा। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जितना प्रेशर से उसको दबाया जा रहा था उतना प्रेशर आ जाएगा, जो ही उसके बाद जो ही लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, बॉयल होना स्टार्ट होगा। अब समझिए, यहां पे वही यहां पे लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm। ये ग्राफ देखिए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 atm को, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अगर हम सॉल्वेंट को हिट करते जा रहे हैं, किसे हिट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट को, कुछ नहीं मिला, प्योर सॉल्वेंट को हिट कर रहे हैं। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंचा तो ये क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। अब समझिए, अब यहां पे हम क्या किए, सॉलिड पार्टिकल ऐड कर दिए, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, तो जो सॉल्यूट ऐड करें, सॉलिड ऐड करेंगे। तो अभी हम यहां पे क्या देखे थे, ध्यान दीजिए, जो ही सॉलिड पार्टिकल ऐड करते वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन सॉल्यूशन को क्या करना है, बॉयल करना है। तो बॉयल होने के लिए उसको, वेपर प्रेशर तो कम हो रहा है, कम हो गया, लेकिन उसको बॉयल होने के लिए और ज्यादा हीट करना होगा ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहां पे आप समझिए, ये है सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कम होगा, ये ग्राफ यहां से आएगा। लेकिन सॉल्यूशन जो ही ज्यादा हीट करेंगे, तो अब ये पॉइंट कब आया, ये सॉल्यूशन का एक ऐसा पॉइंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, बॉयल कर जाएगा। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहां पे आप समझिए इस बात को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं TB नॉट से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं TB से,
ठीक है। अब यहां पे जो चेंज आया, यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ना, इस डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टीबी नॉट प्योर का, टीबी किसका, सॉल्यूशन का, तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसी को हम बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल टीबी से। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्योर लिक्विड में आप सॉलिड कंपोनेंट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए वर्ड आया इलेवेशन, इलेवेशन यानी बढ़ना। तो ये कितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा हम उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल टीवी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के मोलालिटी के इक्वल। और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम लोग हटाते कुछ ना कुछ कांस्टेंट देते हैं, तो यहां पे कांस्टेंट क्या आएगा, केबी आएगा, और ये हुआ एम, एम यानी मोलालिटी। समझ पा रहे, तो ये फॉर्मूला बन के निकलता है किसका, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे कुछ और बात कर लेते हैं, चलिए यूनिट बात करते हैं, केबी का यूनिट क्या, यूनिट ऑफ केबी, ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ केबी क्या होगा बताइए, यूनिट ऑफ केबी डेल टीबी बाय एम, एम क्या है, मोलालिटी है। तो डेल टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर मेरा, तो केल्विन। मोलालिटी क्या होता है, मोल पर केजी, यानी नीचे ऊपर आएगा तो पर मोल हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, केजी होगा, यानी केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोल केजी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ यूनिट हुआ। अब इसी केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पे कभी कभी केबी को डिफाइन करने के लिए आएगा आपसे, तो डिफाइन कैसे कीजिएगा, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिए। डिफाइन कर रहे हैं किसे, केबी को, m इक्वल टू 1 मान लेते हैं, मोलालिटी क्या 1, तो डेल टीबी किसके इक्वल आ गया, ध्यान दीजिए, डेल टीबी किसके इक्वल आया, केबी। तो इलेवेशन इन, तो केबी यानी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइंड एज, मोलालिटी क्या की है 1, मोलालिटी 1 कब होगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज व्हेन चेंज इन टेम्परेचर या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर से मोलालिटी को यहां पे आप ओपन कीजिए और यहां पे मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। ड्रैग फॉर्मूला आपका दिया हुआ है तो कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिए, डेल टीबी इक्वल टू क्या, केबी, और एम क्या, मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na बाय सॉल्वेंट इन केजी, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, WB से। केजी में, ग्राम में हमेशा लेते हैं तो केजी पर केजी यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बना, डेल टीबी इक्वल टू केबी। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑन कैसे रिप्रेजेंट, गिवन मास बाय मोलर मास, तो उसे लिख देते हैं WA, WA क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट A इंटू क्या, WB, और यहां पे क्या आएगा 1000 आएगा। तो इसे याद करने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद के, मोलालिटी उसी से तो आ रहा है ये फॉर्मूला। तो ये था आपका सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, समझ पा रहे। आइए थर्ड मेरे पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस टाइप से आपको बॉइलिंग पॉइंट समझे उसी टाइप से आपको समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर सॉलिड का इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को, उसी को हम क्या बोले, फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप बोलेंगे सॉलिड का वेपर प्रेशर, अभी तो आप बोले होता नहीं, होता है। एक ऐसा सॉल्वेंट हम ले रहे हैं जो सॉलिड स्टेट में, कहां पे, सॉलिड स्टेट में, तो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनता है। तो जब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के इक्वल हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये मान लेते हैं लिक्विड है मेरा, क्या है, लिक्विड, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का। तो देखिए यहां पे अब ग्राफ को समझिए, ये मेरा एक ग्राफ दिया हुआ है, ये किसका ग्राफ है उसे पहले समझिए। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन कब, जब ये सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अब इसके वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट ना, तो सॉल्वेंट तो ही लिक्विड, सॉल्वेंट ही सॉलिड स्टेट में है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कब, सॉलिड में। अब वेपर प्रेशर लिक्विड अगर इसके इक्वल आएगा तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये आया यहां पे कट किया है ना, ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट ही है, लेकिन किस फेज में? लिक्विड फेज में। किस फेज में? लिक्विड फेज में। तो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट में मिला, यही मेरा क्या होगा? ये आपका क्या निकल के आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल टी एफ। यहां फ्रीजिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल टी एफ, और प्योर्स है तो टी एफ नोट से। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें सॉलिड कंपोनेंट मिला रहे हैं, यानी सॉल्यूशन का। तो जब भी सॉलिड मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो देखिए, ये वेपर प्रेशर आया सॉलिड के ऊपर, ये किसका? सॉल्यूशन का, यानी एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो। तो ये यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यहां पे आप देखिए क्या हुआ? टेम्परेचर और कम हो गया, तो ये से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डेल टी एफ से। तो यहां पे जो टेम्परेचर और कम हो गया उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल टी एफ से। तो अब यहां पे देखिए, जब एक सॉल्यूट को हम मिलाएं तो टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे जब एक सॉल्यूट को मिलाएं तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो यहां पे जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ उसे बोलते हैं डिप्रेशन, यानी घटना। तो चेंज इन जो आया यही होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और यही है क्या? थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो यहां पे डेल टी एफ भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल टी एफ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे आप कांस्टेंट आएगा क्या? के एफ और एम आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बना किसका? थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब यहां पे के एफ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। फिर से के एफ का यूनिट वही होगा जो किसका? एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट था। अब यहां से फिर से मोलालिटी को जिस हिसाब से यहां पे हम चेंज किए, क्या किए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी, वही काम यहां पे कर सके करके ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। चलिए, विदाउट टाइम टेकिंग देखिए यहां पे वही दिया हुआ है। देखिए ग्राफ, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। ये किसका है? सॉल्वेंट जब किसमें? सॉलिड फेज में। किसमें? सॉलिड फेज में है। ये लिक्विड फेज जो ही मिला, ये क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब ये सॉल्यूशन आके जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर का इक्वल होगा तो ये क्या? टीएफ। टीएफ किसे रिप्रेजेंट करा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहां डेल टीएफ जो घटा टेम्परेचर, वही मेरा क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फोर्थ आइए ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली सॉल्वेंट, सॉल्यूट है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फ्लो कर जाएगा तो क्या होगा मेरा? वो फ्यूजन होगा, वो ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो किधर करेगा उस बात को समझिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां फ्लो कर रहा है? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप यहां पे थोड़ा ताज्जुब होंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन कैसे होगा? हायर टू लोअर हमेशा होता है। तो ध्यान दीजिए, लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन का। किधर? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये चेंबर में हम मान लेते हैं C1 कंसंट्रेशन है, C2। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन हम किस पे डिफाइन करते हैं? सॉल्यूट पे। यानी इधर सॉल्यूट मेरा ज्यादा होगा, इधर सॉल्यूट मेरा क्या होगा? कम होगा। कंसंट्रेशन ज्यादा यानी सॉल्यूट ज्यादा, यहां सॉल्यूट कम। अगर यहां पे ये, और हमेशा किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब सॉल्यूट ज्यादा है और इक्विलिब्रियम है तो सॉल्वेंट यहां पे कम है, यहां पे सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है। तो एक्चुअल में फ्लो क्या करता है? सॉल्वेंट तो कर रहा है, इसीलिए यहां पे हम लोग बोलते हैं क्या? जो फ्लो हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर सॉल्वेंट के बेसिस पे देखा जाए तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन सॉल्यूशन पे डिफाइन करते हैं तो सॉल्यूशन यहां सॉल्यूट कम है तो इसका क्या हुआ? लोअर कंसंट्रेशन हुआ। ये क्या हुआ? हायर कंसंट्रेशन हुआ। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, तो ये होता है ऑस्मोसिस। अब समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ध्यान दीजिए, ये जो फ्लो हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, अगर यहां पे हम पिस्टन को लगा दें, किसे? पिस्टन को, और इस फ्लो को हम रोक दें, इस फ्लो को क्या करें? रोक दें,
तो जो फ्लो हो रहा था हम इतना प्रेशर लगा दिए कि इस फ्लो को रोक देंगे, तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फ्लो हो रहा था, उस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अब यहां पे समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। अब जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, है ना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना सॉल्वेंट कम होगा, उतना ज्यादा फ्लो होगा, यानी आपको उतना ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। यानी प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके कंसंट्रेशन पे। तो कंसंट्रेशन यानी C, है ना। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे भी। तो अब यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या देते हैं? यहां पे कांस्टेंट जो देते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देते हैं, पाई इक्वल टू CRT। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन याद रखिएगा उन दोनों के केस में, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कंसंट्रेशन मोलालिटी लेते थे, यहां पे क्या लेंगे? मोलारिटी लेंगे। क्या लेंगे? मोलारिटी। तो अब बोलिएगा यहां मोलारिटी क्यों लिए? क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात होता है। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो मोलारिटी लगभग लगभग इक्वल हो जाता है किसका? मोलारिटी के इक्वल। इसलिए यहां पे हम लोग क्या लिए? मोलारिटी लिए। तो ये था आपका फोर्थ क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हम आपको ये बताना ही भूल गए, ये आपका बीच में क्या है? ये SPM है। क्या है? SPM क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसका खास बात क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही फ्लो होने देगा, सॉल्यूट को नहीं देगा। तो क्या जादू है SPM में? ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है, सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या यहां पे? ये सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो होने देता है, सॉल्यूट को फ्लो होने नहीं देता है। SPM का ये खास बात होता है। चलिए अब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए दो सॉल्यूशन है, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 इक्वल टू पाई2 आ गया, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा? एक का ज्यादा एक का कम होगा। तो जिसका ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। और जिसका कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे कि पाई1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो पाई1 क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक, और पाई2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक कहलाएगा। समझ पा रहे? सिंपल सा फंडा ये। आइए रिवर्स ऑस्मोसिस, आप सुनिएगा आपके घर में RO लगा होगा, RO रिवर्स ऑस्मोसिस। सिंपल सा फंडा समझिए क्या होता है। ये फ्रेश वाटर है, ये आपका पानी जो सप्लाई होके आ रहा है ना, म्यूनिसिपल जो पानी सप्लाई होके आ रहा है, वो पानी यहाँ पे यानी समुद्र का पानी या नदी का पानी, कहीं का पानी है। अब उस पानी में क्या होगा? सॉल्यूट ज़्यादा होगा। क्या होगा? सॉल्यूट ज़्यादा होगा। फ्रेश वाटर में क्या होगा? सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी जो सप्लाई हो रहा है उसमें गंदगी भी होगा, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, बहुत सारा आयंस होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। यानी ये क्या है? हायर कंसंट्रेशन है, ये क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। लेकिन इस फ्लो को हम जब रोक देंगे तो इतना प्रेशर अप्लाई किए, फ्लो को रोक दिए, तो क्या बोले? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हमको पानी क्या करना? प्यूरिफाई करना है। अब समुद्र से पानी लिए, नदी से पानी लिए, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा, तो इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो यहां पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहा था, आप इतना प्रेशर लगा दीजिए, अगर ये फ्लो रुक गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तब यहां पे मॉलिक्यूल क्या होगा? रिवर्स में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ध्यान दीजिए, यहां पे मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यानी मेरा वाटर क्या होगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। क्या होगा? वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए जो सप्लाई पानी आ रहा है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल वगैरह ज्यादा है, इधर रखा हुआ है, तो यहां पे क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है ना, तो मॉलिक्यूल इधर फ्लो होगा। लेकिन जो प्रेशर लगा रहे, इतना प्रेशर लगा दें, इस फ्लो को रोक दें, और सारा यहाँ पे जो लोअर कंसंट्रेशन से सारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, ये प्योर वाटर बन जाएगा। जितना डस्ट पार्टिकल रहेगा यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है? SPM है। SPM सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करने देता है। ठीक है, चलिए लास्ट है एबनॉर्मल मोलर मास। होता कुछ नहीं है एबनॉर्मल मोलर मास, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सिंपल, लास्ट एग्जाम है, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है। देखिए अब जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, क्या? डेल P बाय PB0 किसके इक्वल? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकंड क्या पढ़े? डेल TB किसके इक्वल? KF मोलालिटी। थर्ड क्या पढ़े? डेल TF किसके, अच्छा यहाँ पे KB होगा,
के बी क्या स्मॉल एम, यहाँ पे क्या के एफ स्मॉल एम, और पाई इक्वल टू सी आर टी। अब समझिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है सॉल्यूट के। अब समझिए यहां पे इस बात को ध्यान दीजिए, अगर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं NaCl, 1 NaCl को हम ऐड करें 1 मोल, तो हम तो जो कैलकुलेट करेंगे लगेगा 1 मोल है ना, 1 मोल NaCl, लेकिन जब वो सॉल्यूशन में जाएगा तो टूट जाएगा ना। Na किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, यानी यहां पे अब जो हम 1 ले रहे थे 1 नहीं लेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ ब्रेक हो गया। तो यहां पे जो 2 लिख रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास, यानी आई क्या है नॉर्मल मोलर मास जो हम ले रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास वहां जाने के बाद टूट गया। तो आई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर से हम बोले आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आइए हम लिए 1 मोल, टूट के हो गया 2 मोल, तो अब यहां पे हर एक फार्मूला में हम क्या पुट कर देंगे, आई का वैल्यू पुट करेंगे, आई आई आई, यानी अगर NaCl होगा क्या होगा NaCl, तो NaCl किस में टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस, क्या वैल्यू आया 2, तो यहां पे I का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। इसी टाइप से यहां पे ध्यान दीजिए, अगर सॉल्यूट हम लेंगे MgSO4, क्या लेंगे MgSO4, तो Mg प्लस 2 प्लस अलग टूटेगा, SO4 2 माइनस अलग टूटेगा, तो I का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। उसी टाइप से देखिए यहां पे K2SO4, K2 किस में टूटा K प्लस किस में SO4 2 माइनस आयन में, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, टोटल 3 हुआ ना, तो आई का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और जब टूट रहा है तो जोड़ना होगा वहां पे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ये याद रखिए एसिटिक एसिड सॉल्यूशन पे जाने में क्या होता है एसोसिएट हो जाता है, ये टूटता नहीं है, आपस में मिल जाता है। तो आप 2 लीजिएगा तो यहां वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, बस इतना आपको करना है। आपका सीबीएसई में जब क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा आई का वैल्यू के बिना जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर पढ़े आप सब इनकम्प्लीट है, आपको आई निकालना होगा, सॉल्यूट देखना होगा, तो आप तोड़ने आसानी से जानते हैं। KCl दिया है K प्लस Cl माइनस, तोड़ दीजिए कितना आया आई का वैल्यू 2 आएगा, तो आई का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से आज हम लोग क्विक रिवीजन किए किसका सॉल्यूशन का। तो बताइए कैसा लगा लेक्चर, आप अगर कमेंट करके बताइएगा तो नेक्स्ट आपके जो जूनियर होंगे उसको हेल्प होगा। हम तो फिजिकल पूरा पढ़ा नहीं पाए, एक चैप्टर क्विक रिवीजन किए, आपको अगर सही लगा तो आप अपने जूनियर को सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।